Good evening students. डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS एकेडमी पटना। इस वीडियो में आज जो आप लोग को टेस्ट 5 गया है उसका सेक्शन बी यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 25 हम लोग डिस्कस करेंगे। वी आर प्राउड टू से दिस that we take great pain in formulating the question papers। हमारी कोशिश हमेशा यही रही है और इसमें हम रिसर्च में हमेशा लगे रहते हैं कि कोई भी टॉपिक करें और उसको इतनी अच्छी तरह से पढ़ें और इतना ज़्यादा क्वेश्चन का एक्सरसाइज करें कि हमारे एक्सरसाइज से बाहर क्वेश्चन आए ना, चाहे वो BPSC हो चाहे UPSC हो। हम लोग BPSC 67 BPSC री एग्ज़ाम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और मेरी कोशिश ये रहेगी, हमेशा ये रहेगी मेरे अपने बच्चों के लिए कि मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बाकी 140 क्वेश्चन जो जो टॉपिक से आता है या जिस विषय को जिसको आप अलग अलग विषय में बांट रहे हैं उस पूरे टॉपिक को हम लोग इतने अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर लें कि सारा क्वेश्चन हम लोग हल कर लें। और इस बीच डिस्कशन में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में 67 BPSC PT 8 मई को जो कैंसिल हो गया था उसमें से भी क्वेश्चन हम लोग को मिलता जुलता मिलेगा। तो टेस्ट 5 सेक्शन ए में हम लोग सेल्स के बारे में, कोशिका सेल्स एकदम बेसिक जो नॉलेज होता है, चाहे वो केमिस्ट्री का नॉलेज होता है चाहे बायोलॉजी का, हम लोग कोशिका से स्टार्ट करते हैं, सेल्स के स्टडी से स्टार्ट करते हैं, फिर एनवायरनमेंट में चलते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, कैसे एक जीव को दूसरे जीव से अलग किया जाता है। तो ये सारा डिस्कशन हम लोग ये सेक्शन बी में करेंगे और इसी के साथ चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। अब देखिए, सेल इज़ अ यूनिट ऑफ लाइफ। यदि जिस तरह से बिल्डिंग है और बिल्डिंग को यदि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली एक ईंट पे आके खड़ा हो जाएगा। सो यू कैन से ब्रिक इज़ द यूनिट ऑफ दैट बिल्डिंग। ईंट जो है उस इमारत की इकाई है। उसी तरह आपका शरीर जो है उसको छोटे छोटे भाग में हम लोग बांटे। मीन्स आवर ह्यूमन बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू ऑर्गन्स। अंग में हम लोग विभाजित करते हैं, अंग से हम लोग टिश्यूज़ में विभाजित करेंगे और टिश्यूज़ को यानी हिंदी में ऊतक बोलते हैं, उसको सबसे नीचे हम लोग जो इकाई आता है वो आपका कोशिका सेल आता है। तो सेल एक यूनिट ऑफ लाइफ है, एक मौलिक इकाई है, आपके शरीर का संरचनात्मक इकाई भी है, फिजिकल एंटिटी भी है, आपका सेल से बनता है। अब देखिए, कुछ सेल्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ रहते हैं और कोई स्पेशल फंक्शन विशिष्ट कार्य करते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर इन फंक्शन हो या सिमिलर इन स्ट्रक्चर हो उसको हम लोग इंग्लिश में टिश्यूज़ कहते हैं और हिंदी में उसको ऊतक कहते हैं। ये जो शुरू का 4-5 क्वेश्चन है ये NCERT 11th का बायोलॉजी चैप्टर का डिस्कशन है। NCERT 11 जहाँ जहाँ NCERT की ज़रूरत पड़ेगी हम आपको बराबर उसका क्वेश्चंस कराते रहेंगे, डिस्कशन उस चैप्टर का कराते रहेंगे आपको। लेकिन पॉइंट ब्लैंक यदि कोई बोलता है, फिर से हम बोल रहे हैं, पॉइंट ब्लैंक यदि कोई कहता है कि NCERT पढ़ लो सारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, वो गलत कहते हैं, भ्रमित ना हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा सही है? प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। अब देखिए, ऊतकों के गुण घटक कोशिकाओं में मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन घटक कोशिकाओं के बीच पारस्परिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। यदि आप देखिएगा कि दूर से एक इमारत जो है लाल, पीला, हरा दिखाई दे रहा है,
या रेनबो आप देखते होंगे, तो रेनबो इंद्रधनुष को समझिए टिश्यू है, और जब बारीकी से जाएंगे तो देखेंगे कि वो 7 डिफरेंट कलर्स का है, 7 विभिन्न रंगों से बना है। उसी तरह आप जो उत्तक देखते हैं, उत्तक की कोई विशेषता नहीं है, उसकी विशेषता, उसकी स्पेशलाइजेशन निर्भर करता है कि कैसे कोशिकाओं से वो बने हुए हैं, और एक कोशिका और दूसरे कोशिका के बीच में, एक सेल और दूसरे के सेल के बीच में कैसा इंटरैक्शन है। तो ये स्टेटमेंट कि पहला स्टेटमेंट ये आपका सही है, सो 1 इज करेक्ट। अब चलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular components comprising the organelle। कोशिकीय अंगकों के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगों को स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण है। अब देखिए, अंगक मीन स्मॉल ऑर्गन्स, ऑर्गेनेलीज इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और अंगक एक हुआ अंग जैसे किडनी, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, और दूसरा हुआ अंगक जो सेल्स के अंदर होता है, उसको हिंदी इंग्लिश में ऑर्गेनेलीज कहते हैं। और इसमें आप देखिएगा जैसे लाइबोसोम हो, राइबोसोम हो, लाइसोसोम हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ये सब ऑर्गेनेलीज है। दे आर हिंदी में उसको अंगक कहते हैं। तो वो एटम और मॉलिक्यूल के बने होते हैं। ये एटम और मॉलिक्यूल जो है किसी भी अंगक के भिन्नता को, प्रॉपर्टी को, विशिष्टता को निर्धारित नहीं करता है, बल्कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल जब आपस में क्रिया करते हैं, पारस्परिक उनमें आदान प्रदान होता है रसायन का या कुछ और पदार्थों का, उसके कारण उस अंगक का एक गुण निर्धारित हो जाता है। मीन्स द क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनेलीज आर नॉट बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेजेंट but more because of the interactions among the molecules। तो ये आपका 1 और 2 स्टेटमेंट दोनों सही है। चलिए अब 3 स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। द इंटरैक्शन रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उच्च स्तरीय संगठन, उद्गामी गुणधर्म इन प्रतीकाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। जो आज हम लोग ऑर्गन्स देखते हैं, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। सेल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। जब सेल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो टिश्यू का विशिष्ट गुणधर्म निर्धारित होता है, और जो टिश्यूज और सेल्स में जो ऑर्गन्स, जो मॉलिक्यूल्स, जो आणविक संगठन वो मौजूद है, उनके पारस्परिक क्रिया से अंगक का गुण, क्वालिटी हम लोग को देखने मिलता है। और जब हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे, जब जो हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि ऑर्गन्स, अंग, तो इनका जो आप गुण देखते हैं कि लीवर का ये गुण है, किडनी का ये गुण है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल द इंटरैक्शंस एट द सेल्स लेवल, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शंस एट द मॉलिक्यूल लेवल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। चलते आगे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा सही है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। ये जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है क्या, कि कैसे आपका एक जीव है, और जीव कैसे कैसे उसमें परिवर्तन आया है सदियों से। तो बायोलॉजी इज अ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इस तरह से 1000 जीव हैं, कैसे कैसे उनकी जिंदगी, जीवन निर्धारित होती है, यही हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग कह रहे थे, ये ऑप्शन नंबर बी देखिए, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। जीव विज्ञान पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की विकास की कहानी है। ये आप देखेंगे
ये एनसीईआरटी स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी का लैंग्वेज है ये। सो चाहे चूहा हो या चाहे हाथी हो, बायोलॉजी इज अ स्टोरी कि किस तरह से ये स्पीसीज इन्वॉल्व हुए। सी, all living organisms present, past and future are linked to one another by sharing of the common genetic material but to varying degrees। वर्तमान में, भूत में और भविष्य के जितने भी जीव आप देख रहे हैं, चाहे वो राइनोसोरस हो, चाहे वो डायनासोर हो, चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे वो फेरी टेल हो, एक दूसरे से आनुवांशिक पदार्थ के साझेदारी द्वारा संबंध। सब में एक आनुवांशिक पदार्थ है, सब में एक जेनेटिक मटेरियल है, और संख्या उस जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट, डिग्री ऑफ प्रेजेंस, ये अलग अलग जीवों में, अलग अलग लिविंग बींग्स में अलग अलग होता है। और बायोलॉजी इसी चीज़ की अध्ययन करती है, तो सी ऑप्शन भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है आपका डी, ऑल द ऑप्शंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द टर्म दैट रेफर्स टू 1.8 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ? वो शब्द क्या है जो पृथ्वी पर मौजूद 1.8 मिलियन विभिन्न प्रकार के जीवों को संदर्भ करता है? ये देखिए, अलग अलग तरीके के जीव हैं। हम लोग आपस में भी देखेंगे तो हम लोग भिन्न भिन्न तरीके के हैं। आप यदि खुल के हम लोग वातावरण, एनवायरनमेंट को के देखेंगे तो मंकीज़ हैं, डॉग्स हैं, राइनोसोरस हैं, रैबिट्स हैं, लिजर्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस हैं, है ना, डिफरेंट टाइप वायरस, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो इतने सारे जीव हैं, इतने सारे लिविंग बींग्स हैं, इसके लिए एक नाम तो होगा। यही क्वेश्चन नंबर 3 में कि व्हाट इज दैट नाम, व्हाट इज दैट टर्म, है ना, वो शब्द क्या है? तो वो शब्द है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो 3 का ए है, 3 का सही ऑप्शन है ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, मानव समाज में किसी बच्चे का जन्म होता है, उसका नामकरण होता है और जिंदगी भर हम उस बच्चे को उस नाम से पुकारते हैं। अब जो है कोरोना भी आया, कोरोना का भी कितना कहिए मॉड्यूल आया, कितना वैरायटी आया, कितना टाइप आया, सबको हम लोग नाम देते चले गए। बहुत सारे जीव इतने जो हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, जैव विविधता की बात करते हैं, इतना सारा जीव अपने आजू बाजू देखते हैं। तो यदि हम उसको ए से बुलाते हैं इंडिया में, हम तो यही चाहेंगे कि अमेरिका के लोग भी उसको ए से बुलाएंगे। तो इसका मतलब देयर मस्ट बी अ प्रोसेस। यदि हम लोग साइंस की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, देयर मस्ट बी सम प्रक्रिया, देयर मस्ट बी सम प्रोसेस। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? यही है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द प्रोसेस नोन as that standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world? Means whatever we name, it should be named throughout the world. उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जो जीवों के नामकरण को मानकीकृत करती है, जैसे कि किसी विशेष जीव को पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाता है? There must be some system. तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में नॉमेनक्लेचर और हिंदी में नाम पद्धति। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नोन एज? किसी जीव के विवरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नॉमेनक्लेचर नाम देना है, लेकिन उसको नाम क्या देंगे? उसको 2 हाथ है या 4 पैर है या कान लंबा है, दांत निकला हुआ है, पूंछ है, पूंछ घुंघराला है, पूंछ टेढ़ा है, पूंछ सीधा है। तो जो नामकरण होगा किसी आधार पे होगा ना, किसी बेसिस पे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नोन एज? यदि किसी जीव को नॉमेनक्लेचर के लिए, नामकरण के लिए, नाम पद्धति के लिए आप किसी जीव का नाम रख रहे हैं, तो उसको कोई प्रक्रिया होता होगा ना, जिससे कि आप उसको एक सेट में डालेंगे।
यदि ह्यूमन बीइंग हम लोग मानव जाती हैं तो हम लोग होमो सेपियंस सेपियंस कहलाते हैं। आम है तो मैग्निफेरा इंडिका कहलाता है। टिग्रिस इस्तेमाल कर, तो कहीं कहीं तो कुछ तो आधार है। क्वेश्चन नंबर 5 यही पूछता है, और वो आधार है उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, पहचानना। यानी देखिए अभी हम लोग क्या देखें कि पूरे जीव जगत में यू हैव वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स, जिसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी इंग्लिश में या जैव विविधता हिंदी में कहते हैं। फिर हम लोग कहें कि कुछ तो ऐसा होगा, मान लीजिए हम लोग हिंदी में उल्लू कहें तो फ्रेंच में जो है उस उल्लू को क्या कहा जाए ताकि हिंदी बोलने वाले फ्रेंच बोलने वाले में कोई अंतर ना हो। तो जो साइंस उसका नामकरण करती है, उसे प्रोसेस करती है, उसको हम लोग नाम पद्धति या नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब सवाल उठता है कि आप जो नामकरण कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं। तो पहले उसके विशिष्ट गुण को पहचाना जाता है, एक्सटर्नली देखा जाता है, बाहर से देखा जाता है कि 4 पैर है कि 8 पैर है, आर्थ्रोपोडा है कि कॉकरोच है। तो उसी को हम लोग आइडेंटिफिकेशन, पहचानना कहते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। सीक्वेंशियल लर्निंग, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना, सब एनसीईआरटी बेस्ड है। ये हम टॉपिक जहाँ जहाँ एनसीईआरटी होगा तो आपको बता दिया करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 ये कहता है कि साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। पौधों के वैज्ञानिक नाम इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में दिए गए हैं। अब देखिए हम लोग बात करें, सरल भाषा में बात करते हैं कि यदि हम लोग सी फॉर कैट बोलते हैं इंडिया में, तो अमेरिका में भी सी फॉर कैटे होना चाहिए, सी फॉर कुत्ता नहीं होना चाहिए, राइट। तो जितने भी पौधे हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उसका जो एक कह लीजिए डिक्शनरी या रजिस्टर या फाइल, वो आपको मिलेगा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में। तो पौधों के वैज्ञानिक नाम इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में दिए गए हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसी तरह एनिमल्स, प्राणियों का वैज्ञानिक नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में दिए गए हैं, ये भी सही है। साइंटिफिक नेम्स ऑफ माइक्रोब्स आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। जो माइक्रोब होते हैं उनका जो वैज्ञानिक नाम है IUCN में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में ये दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विपद नामकरण या द्विपदनाम पद्धति क्या है। बाइनोमियल, 2 द्विपद या द्विपद पद्धति प्रोसेस यानी 2, ये है क्या। जैसे आपका नाम है, फिर टाइटल है, ठीक है, शाहरुख खान नाम है, टाइटल है, सरनेम है। उसी तरह बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में देयर इज अ सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद 2 कंपोनेंट्स। हर एक नाम पे 2 कंपोनेंट है, ये सही है। 2 घटकों के साथ एक नाम प्रदान करने की प्रणाली है, ये आपका सही है। बी चलते हैं। इट हैज़ ए जेनेरिक नेम, है ना। शाहरुख खान में शाहरुख पहला जो है, इसका जो है एक जेनेरिक नेम, वंश नाम होता है। और तीसरा है स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब एक कौन से जाति का है, ये संकेत सरनेम से, मतलब एक नाम और एक सरनेम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 7 का सही है, सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज गिवन द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विपद नामकरण की प्रणाली किसने दी है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे
सिस्टम ऑफ गिविंग टू नेम्स, ये दिया कौन है? ये देने वाले का नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है बी। चलिए, हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं और इस तरह का क्वेश्चन जो है शायद बीपीएससी में 67 बीपीएससी या सीडीपीओ एग्जाम में आया है। विच ऑफ, इस तरह का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा क्या है? इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। तो मैंजीफेरा जो है ये वंश नाम है, जीनस नाम है, और इंडिका जो है ये स्पीसीज है। और बायोलॉजिकल नेम देखिएगा, जनरली लैटिन भाषा में बायोलॉजिकल नाम, जो अब जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होते हैं और ये तिरछे होते हैं, तिरछे लिखा जाए, इस तरह से ये तिरछा है ना, ये तिरछा लिखा गया है। ये देखिए, इसको हम लोग इटैलिक्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मैंजीफेरा इंडिका। तो क्वेश्चन का सही, एवरीथिंग इज करेक्ट, बट क्वेश्चन के लिए सही नाम है, सही आंसर है ए और बी। 9 का सही ऑप्शन है ए और बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज लिन इन मैंजी इंडिका इंडिकेट्स। ये देखिए बीच में यहाँ पे नाम लिखा गया लिन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस स्पीसीज की, इस जाति का सबसे पहले जो व्याख्या किया गया है, डिस्क्रिप्शन किया गया है, ये लीनियस के द्वारा किया गया है। और जब भी इस तरह का व्याख्या करने वाले का नाम बाद में, जैसे है ना मैंजीफेरा इंडिका और लिन बाद में लिख दिया जाता है, ताकि मालूम चले कि कैरोलस लीनियस हैज डिस्क्राइब्ड दिस स्पीसीज फॉर द फर्स्ट टाइम, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब दिस। तो व्हाट डज Lin in Mangifera indica indicates the species was first described by Linnaeus, and since it was described by Linnaeus, the name of the author appears after the specific epithet, है ना। चूंकि ये सबसे पहले Linnaeus द्वारा वर्णित किया गया है, तो इसलिए लेखक का नाम जैविक नाम के बाद लिखने की ये पद्धति है। Everything is okay, everything is correct, all the statements are correct, but क्वेश्चन है व्हाट डज लिन इन मैंजीफेरा इंडिका इंडिकेट। लिन, तो इट इंडिकेट्स द स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लीनियस। प्रजाति को सबसे पहले लीनियस द्वारा वर्णित किया गया था। 10 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द फॉलोइंग। चलिए इसको देखते हैं। रॉबर्ट हुक, हम लोग जो कोशिका की बात करते हैं, सेल्स, द सेल्स वे फर्स्ट डिस्कवर्ड, है ना, कॉर्क से पहली बार कोशिका को खोजने का श्रेय रॉबर्ट हुक को 1665 में दिया जाता है। रॉबर्ट ल्यूवेन, बी ऑप्शन, ल्यूवेनहोक। रॉबर्ट हुक जो सेल्स डिस्कवर किए थे वो डेड सेल्स थे, ट्री के बार्क में मिलते थे। बट ल्यूवेनहोक ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, है ना, पॉन्ड वाटर में, तालाब के जल में ये जीवित कोशिकाओं को देखे थे। तो बी का है 3। रॉबर्ट ब्राउन का श्रेय किया जाता है कि कोशिका के, आगे हम लोग डायग्राम देखेंगे, सेल में एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट ब्राउन थे। पुरकिंजे एक जली जैसा, लिक्विड जैसा, तरल जैसा एक पदार्थ आपको कोशिका में मिलेगा, और ये शब्द दिया गया था पुरकिंजे द्वारा प्रोटोप्लाज्म, या कह लीजिए जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म वाज अ नेम गिवन बाय पुरकिंजे। तो 11 का सही ऑप्शन है ए। 11 का सही ऑप्शन है ए। चलिए अगला क्वेश्चन। बायोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया, पहले देख लीजिए। द टर्म बायोलॉजी, बहुत सारे लोग इसमें हैं। थॉमस
गॉटफ्राइड रेनहोल्ड ट्रेवेनियस 1802 में, और 1802 में जीन बैप्टिस्ट लेमार्क 1802 में, दिस टर्म इन इट्स मॉडर्न सेंस वॉज यूज्ड बाय जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। इसलिए बहुत सारे नाम आएंगे, बट बायोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय लेमार्क, है ना। 12 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 13, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान का श्रेय जाता है लियोनार्डो डी विंसी पे। आनुवांशिकी मेंडल, कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक, वर्गीकी यानी नॉमेनक्लेचर का जो हम लोग सिस्टम देखे थे वो कैरोलस लिनियस, और उत्तक विज्ञान मेल पीजी। 13 का सही ऑप्शन है ए। 13 का सही ऑप्शन है ए। अब आ जाइए इंग्लिश में। पैलियोंटोलॉजी एज अ ब्रांच was discovered by Leonardo da Vinci. Genetics was discovered by this branch, owes its existence to Mendel. Cell biology, obviously Robert Hooke. Taxonomy, we just discussed, Carolus Linnaeus. And histology by Mel P.G. 13, right option ए। डीएनए का डबल हेलिक्स, क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल हैज बीन गिवन बाय, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये डीएनए है, एक ये स्ट्रिंग है और दूसरा ये स्ट्रिंग है, तो दो स्ट्रिंग देख रहे हैं ना डीएनए का, इसी को हम लोग डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। So who has given this double helix model? So it has been given by James Watson and Francis Crick. 14 का सही ऑप्शन है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? Which of the following differentiates between plant tissue and animal tissue? देखिए, प्लांट्स में हमेशा सेल को कवर करता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, एंड सेल वॉल और कोशिका भित्ति सिर्फ आपको प्लांट सेल में मिलेगा, पादप कोशिका में मिलेगा, ना कि जंतु कोशिका में मिलेगा। एंड इट इज सेल वॉल, दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। तो 15 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 16, मेरे ख्याल से क्वेश्चन छूट गया था। हु हैज गिवन द सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर? कैरोलस लिनियस। क्वेश्चन नंबर 8 यदि छूट गया है तो बी इज द ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स? प्लास्टिड्स, है ना, बिकॉज ऑफ प्लास्टिड्स कंटेन पिगमेंट्स, इसमें कुछ वर्णक होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए प्लांट्स कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, एनिमल्स कैन नॉट। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड इन प्लांट सेल्स, दिस प्लास्टिड डिफरेंशिएट्स बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होता, तो सही ऑप्शन है सी। 17, विच ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स? ग्लूकोज, है ना, इसका इस्तेमाल करती है, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेम सेल्स? कोई भी सेल जो कि डिफरेंशिएट हो जाए अलग तरीके के सेल में, वो सेल में कुछ डैमेज हो जाए तो अपने आप ये दो अलग अलग सेल बना दे, उसको हम लोग स्टेम सेल्स कहते हैं।
जब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, सिंस दिस सेल्स रीजनरेट, है ना, यदि डैमेज हो गया वो सेल तो 2 सेल में बन जाता है, इसी को हम लोग स्टेम सेल कहते हैं। इसीलिए इनका इस्तेमाल बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में किया जाता है। और हम लोग को स्टेम सेल्स के बारे में अर्नेस्ट ये मैकलॉक और जेम्स ये टिल के द्वारा मालूम चला है। तो 18 का सही ऑप्शन है डी। 18 का सही ऑप्शन है डी। सो 18 कोशिका, स्टेम कोशिका क्या होती है? ऐसी कोशिकाएं जो कि किसी भी अंग में वो फिर से कोशिका के रूप में विकसित हो जाती है, और किसी भी कोशिका को मरम्मत करने के लिए स्टेम कोशिका की जरूरत होती है। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में ये काम आता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ये है आपका स्टेम सेल। ये देखिए रीजनरेट होके फिर ये अलग अलग सेल्स में बन जाते हैं। व्हाट इज 3D प्रिंटिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स? 3D प्रिंटिंग का सिंपल मतलब होता है कि अब ये मेडिकल टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है कि हम लोग ऑर्गन्स का फोटोकॉपी, अब ये नहीं कि प्लेन पेपर और फोटोकॉपी, मतलब जिस तरह से ऑर्गन होता है उस तरह से ऑर्गन का वैसे ही कॉपी को हम लोग 3D प्रिंटिंग ऑफ ऑर्गन्स कहते हैं। अब ये जब जैसे ही ये प्रचलित होगा बहुत सारी बीमारी, बहुत सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो 19 का सही ऑप्शन है ए। ये देखिए 3D प्रिंटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसा आपका ऑर्गन्स है ना, जिस तरह से ये ऑर्गन है उसी तरह ये ऑर्गन उसी तरह बन गया, जिस तरह से ये ऑर्गन है, अंग है, उसी तरह नया अंग बन गया। इसी को कहते हैं फोटोकॉपी ऑफ ऑर्गन्स या 3D प्रिंटिंग ऑफ ऑर्गन्स। काम भी उसी नॉर्मल हार्ट की तरह करेगा, नॉर्मल किडनी की तरह करेगा, नॉर्मल लीवर की तरह करेगा। हु गेव द सेल थ्योरी? द सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय स्वान इन 1839, है ना। और देखिए जो सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत है, इसका 3 पार्ट है। पहला पार्ट ये कहता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। कोशिका सिद्धांत के 3 भाग हैं। पहला भाग ये कहता है कि जो भी जीव हैं सबको कोशिका से बने हुए हैं। दूसरा पार्ट थ्योरी का ये कहता है कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन का संरचनात्मक इकाई है कोशिका। और स्लीडन और स्वान का 1838 में जो उनका कंक्लूजन था उसके आधार पे हम लोग सेल थ्योरी कहते हैं। फिर आपके 1858 में रुडोल्फ वर्चो आए और वो कहें कि जो नए सेल हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं, यानी स्टेम सेल का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक वर्चो के कॉन्सेप्ट पे है। तो हु गेव द सेल थ्योरी? तो स्लीडन एंड स्वान ए बी। एंड 1858 में वर्षो भी सेल थ्योरी दिए, तीसरा भाग दिए सेल थ्योरी का कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो 20 का सही ऑप्शन होना चाहिए डी, क्योंकि दे गेव दिस 3 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फर्स्ट एंड 2 गिवन बाय स्लीडन एंड स्वान। वर्षों क्या बोले कि अभी जो सेल देख रहे हैं पुराने सेल से ही आते हैं। तो 1858 में दूसरा सेल थ्योरी है। तो सेल थ्योरी का ध्यान रखिएगा 3 पार्ट होते हैं। तो 20 का सही ऑप्शन है डी, ए, बी एंड सी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, इस तरह का क्वेश्चन जो है 67 बीपीएससी में आया था, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कि सल्फर है ना। तो सल्फर का सोर्स आपके बॉडी में, सल्फर का सोर्स कहाँ से आएगा? यदि आप कटहल खाएंगे, जैकफ्रूट, रसभरी खाएंगे, तरबूज खाएंगे तो आपको सल्फर मिलेगा। कॉपर कहाँ से मिलेगा भाई? तो सेब से, पपीता से, रसभरी से, अनार से, एप्पल से। क्लोरीन कहाँ से मिलेगा? अनानास, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी। और पोटेशियम कहाँ से मिलेगा? कटहल से, अंगूर से, केला से, अंगूर। तो 22 का सही ऑप्शन है ए। 22 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 वही है।
23 का सही ऑप्शन है ए। 23 का सही ऑप्शन है, इसको जरा डिस्कस कर ले कि यदि खनिज पदार्थ मिनरल्स यदि कम हो जाते हैं तो क्या होगा। मान लीजिए आपके बॉडी में फॉस्फोरस कम हो जाए तो क्या होगा, या फॉस्फोरस रहने से क्या फ़ायदा है। तो फॉस्फोरस को यदि कैल्शियम के साथ, फॉस्फोरस जो है कैल्शियम के साथ मिलके आपकी हड्डी को, बोन्स को, टीथ को, मसल्स को मजबूत करता है। तो ए का सही ऑप्शन है 4। उसी तरह आयरन क्या करता है, आपका हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरिंग यूनिट है ना, हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट है आपका आयरन। सोडियम, व्हाट डज सोडियम डू, इट हेल्प्स हम इन द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड नर्वस सिस्टम। तो सी का 2। मैग्नीशियम कम हो तो आपको डायबिटीज होता है। तो 23 का सही ऑप्शन है, 23 का सही ऑप्शन है ए। 24 सल्फर, वही सोर्स पे है, माने मिनरल्स के ऊपर है कि आपकी बॉडी के लिए क्यों जरूरत है। सल्फर से क्या फायदा है, तो आपके शरीर में अमीनो एसिड और प्रोटीन सल्फर के कारण बनता है, ए का 4। कॉपर आपके नर्वस सिस्टम का, तंत्रिका तंत्र, ब्रेन का ये मेजर कंपोनेंट है, मिनरल सोर्स। क्लोरीन जो है आपके शरीर में एसिड और बेस के बैलेंस को बनाए रखता है। पोटाशियम, आप जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसको पचाने में ये पोटाशियम काम आता है। तो 24 का भी सही ऑप्शन है ए। 24 का भी सही ऑप्शन है ए। व्हाट शुड बी द डेली इनटेक ऑफ वेजिटेबल्स। देखिए, यदि आप बड़े हैं, एडल्ट हैं, तो सही रूप से 80 ग्राम 5 बार खाइए। मीन्स 400 ग्राम ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 400 ग्राम फल और सब्जी आपको खाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर शुड बी 400 ग्राम्स। तो ये आपका सही ऑप्शन है। तो इसके साथ ही बच्चों टेस्ट 5 सेक्शन बी 1 to 25 हम लोग कंप्लीट करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन सी।